तो नॉन कोऑपरेशन, और नॉन कोऑपरेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई, अच्छा हालांकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था जितने लोग पहले पार्टिसिपेट नहीं हो रहे थे उससे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में और ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटी जो थी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन गांधी जी इस बात को जानते थे कि किसी भी प्रोटेस्ट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, किसी मूवमेंट को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता। सरकारों की अक्सर यही स्ट्रेंथ रहती है कि अरे करने दो, प्रोटेस्ट कितने दिन कर लेंगे। तो गांधी जी को पता था कि ब्रिटेन भी यही सोच रहा होगा, और प्लस ब्रिटेन दूसरी बात ये सोच रहा होगा कि बस कहीं पे कोई गलत, बस एक बार वो कहीं वही मौका मिल जाए बस मेरे को, कि बस जहाँ पर मैं इनको गलत साबित कर सकूँ, जहाँ पर मुझे बस मौका मिल जाए। जैसे आप कोई, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादातर प्रोटेस्ट क्या होने चाहिए, पीसफुल हो, प्लस ज़्यादातर क्या सारे ही पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई वायलेंस कर देंगे सरकार को मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी दो चीज़ें चाहते थे कि पहले कोई मुझे मौका मिले कि जिससे मैं प्रोटेस्ट को रोक दूँ, और दूसरा ये कि वो ये बात समझ चुके थे कि ज़्यादा लंबे समय, इसी वजह से कि वो चाहते थे कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ले जा सकते, उनको बस एक मौका चाहिए था। और अंग्रेज इस तरफ एक मौका ढूंढ रहे थे कि बस मुझे एक मौका मिल जाए, कोई एक मौका दे दे, कहीं वायलेंस हो जाए, बस उसके बाद तो मैं ऐसा काम करूँगा, ओहो बुरा हाल कर दूंगा। तो एक तरफ गांधी जी और एक तरफ उधर वाइसराय, दोनों के दोनों लगे हुए हैं कि बस एक मौका। इतने में हो गया गोरखपुर का कांड 1922 का, जो चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया। बस सरकार को ये मौका मिल गया। जैसी सरकार को ये मौका मिलने की बात होती या ये चलती या इस पर कोई मैटर होता, कि इससे पहले गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया। गांधी जी ने कहा कि मैं मूवमेंट ही वापस ले रहा हूँ, आई एम नॉट गोना फॉरवर्ड इट, आई एम नॉट गोना कंटिन्यूइंग दिस मूवमेंट, मैं करने ही वाला नहीं हूँ। उन्होंने इमीडिएटली कहा कि मैं कॉल ऑफ। नेहरू जी ने कहा मालिक क्या कर रहे हैं, बस एक हफ्ता। कह रहा ना ना ना, ऑन द स्पॉट इमीडिएटली आई वांट टू डू दिस। उन्होंने कहा अच्छा 2 दिन। कह रहा हूँ मैं वायलेंस पे बिलीव ही नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन वायलेंस। एक दिन तक उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, अगले ही दिन उन्होंने जो है मना कर दिया कि साफ ना 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 ना। इसको कहते हैं तरीका, गेम। वरना अगर गांधी जी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखते ना, सारे पिटते और बहुत से लोग मारे जाते। लेकिन जान बचाने के लिए, प्लस लोगों की इस आस को बचाने के लिए, इस उम्मीद को बचाने के लिए और हिम्मत को बचा के रखने के लिए कि अभी संभाल के रखो एनर्जी, अभी आगे और काम आने वाली है, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड। एंड देन उसके 1922 के बाद अंग्रेजों को मौका मिल गया। तो मैंने आपको बताया 1920 के बाद 1924 में, 1922 में जो है आपका दोबारा वही हुआ, जितने भी बड़े लीडर्स थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो लीडर्स बचे हुए थे उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के पॉलिसीज़ को लागू करेंगे, मतलब गांव-गांव जाकर जो है लोगों से जुड़ेंगे। गांधी जी ने सबको कहा कि ये विदेशी कपड़े छोड़ो, लोगों से जाकर लोगों के तौर तरीके से मिलो, लोगों की भाषा में बात करो और वहाँ के लोकल्स को कॉन्फिडेंस मिलो। जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे अपने आप ही हमारा प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा, अपने आप ही हमें आज़ादी की जो राह है वो आसान लगने लगेगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, जितने भी गांधीयन लीडर्स थे, आपके जयप्रकाश नारायण, ठीक है, आपके ये जो भूमिदान मूवमेंट को चलाया था जिन्होंने, सारे के सारे बड़े बड़े लीडर्स, राम मनोहर लोहिया हो गया आपके, ये सारे के सारे लोग निकल गए कि गांधी जी के पॉलिसी पे काम करना है। गाँव गाँव जा जाके इन्होंने लोगों को कन्विंस किया। वही 1920 में गांधी जी को जो है 6 साल की जेल हो गई। गांधी जी को 6 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। आई थिंक बर्मा के जेल में डाला था, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई विल टेल यू अबाउट दैट। वो हिस्ट्री का पार्ट है, आप उसे कंफर्म कर लेना। और इस तरह से दोबारा से जो है, जो 1885 से जो शुरुआत हुई थी वो 1922 में जाके थोड़ी रुक गई। 1925 में जो है, 1925 में यू विल सी में कांग्रेस के अंदर से ही मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और एन.सी. केलकर ने कहा कि हम लोग अंदर से जाकर जो है सरकार के लेजिस्लेटिव असेंबली के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो अपना बताते हैं, उस सिस्टम के अंदर जाकर हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे और मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर जो है
एक नई पार्टी का जन्म होता है, दैट इज स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1925 को जो है, शायद मेरे हिसाब से, कंफर्म कर लेना आप एक बार, ये डेट है। यहाँ पर जो है आपके मोतीलाल नेहरू प्लस NC केलकर और प्लस जो है आपका CR दास, ये 3 लोगों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी बनाई। इलेक्शन में गए ये लोग, इलेक्शन में इनको अच्छी खासी सफलता मिली और ये लोग पहुंच गए आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये पहुंचे। इन्होंने अंदर से आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, हमें अब अपने देश को जो है खुद से अपने अंदर से कंट्रोल करना है। तो ब्रिटिश के एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि नेहरू जी आप एक बात बताओ, मोतीलाल नेहरू जी आप एक बात बताओ कि आप देश को चलाने की बात कर रहे हो, देश को चलाने के लिए आपको ये पता है कि देश चलता कैसे है, देश को चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है आपको ये पता है? मोतीलाल नेहरू कह सकते थे उस टाइम अक्षय कुमार की तरह, हाँ मैं तो अपने बाप को मत सिखा। लेकिन देयर वाज अ डेकोरम दैट वी हैड टू मेंटेन। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप ही बता दीजिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा देश को चलाने के लिए चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन। आप में कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा आपको? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा संविधान है आपके पास। एंड देन नेहरू जी ने कहा कि आप मुझे मौका दें, मैं आपको विद इन ईयर और 2 ईयर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देता हूँ। कह रहा 1 साल 2 साल में दे दोगे? कह रहा हम दे देंगे जी। हाँ, नेहरू जी ने दे दिया। इन्होंने चैलेंज कर दिया, इन्होंने कहा मेरे को आपका चैलेंज एक्सेप्ट है। 1928 के अंदर देखेंगे आप, नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट के नाम से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना के दे दिया था। 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने बना के दे दिया। ऑल इंडिया जो है पार्टी कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इन्होंने बना के दे दिया। लेकिन ये जो कि दूसरी शर्त ये भी थी कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो जितने भी जो पार्टीज़ हैं, इंडिया के रीजनल पार्टीज़ हैं, उन सारी की सारी पार्टीज़ को वो मान्य होना चाहिए, वो उसे माने कि हाँ हम एग्री करते हैं। सब एग्री करेंगे तो वी विल बी रेडी फॉर गिविंग व्हाट डोमिनेंट स्टेटस टू द इंडिया। सारे के सारे मान जाते हैं, बस एक मेन प्रॉब्लम जो है दैट इज़ आपका मुस्लिम लीग नहीं मानती है। मुस्लिम लीग इसमें नहीं मानती है और इम्पॉर्टेंटली मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है तब तक एकदम बड़े नेता के तौर पर उभर चुके हैं मुस्लिम लीग के। और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इसमें आपने एक क्लोज डाला है कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। और एक रेजिडरी पावर के ऊपर भी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि जो अलग से जो एक व्यवस्था है मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो व्यवस्था आप नहीं देंगे। और इससे जो है मुस्लिमों को जो है कहीं ना कहीं आप फिर से आइसोलेट करते जा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ पे आपने कोई ख्याल नहीं रखा। और इसके तर्ज पे जो है वो मना, उनको एक बहाना चाहिए था मना करने का, उन्होंने ले लिया। और मोतीलाल नेहरू जी को भी ये बात समझनी थी कि ये बहाना नहीं देना चाहिए था। लेकिन आफ्टर ऑल ही वॉज अ नेशनलिस्ट। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि नो 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 नो, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस, इससे देश डिवाइड हो जाएगा। और इसी वजह से जो है नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए उसके ऊपर कि ये पॉइंट डाल के बनाओगे तो फिर हम देखते हैं, सोचते हैं। ये हमें एक्सेप्ट नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे 1929 के बाद फाइनली अगर जिस जगह से आप कह सकते हैं कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, वो इसके बाद एक डेट है या मतलब एक साल है, दैट इज 1934। 1934 के अंदर एक कम्युनिस्ट के पायनियर लीडर होते हैं जिनका नाम होता है एमएन रॉय। एमएन रॉय बोलते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। भाई संविधान बनाना है तो संविधान बनाने के संविधान सभा तो होनी चाहिए। आप पहले ब्रिटेन से इसकी डिमांड करें। संविधान तो बहुत दूर की बात है, पहले संविधान सभा तो दे। भाई संविधान अगर बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ? तो पहले संविधान सभा की डिमांड कीजिए आप। तो 1934 के अंदर जो है जाकर एमएन रॉय ये सजेस्ट करते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए संविधान को बनाने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगता है और अगले ही साल 1935 में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई होना तो चाहिए। और ये कहते हैं कि 1937 के अंदर जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के अंदर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि हम क्या मांगेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और इन्होंने नेशनल एजेंडा के रूप में जो है
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को जो है एक्सेप्ट कर लिया। 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने प्रस्ताव दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। इन्होंने ये सजेशन दिया और 1935 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ नेशनल इशू और नेशनल एजेंडा। और 1937 के अंदर घूम घूम के इन्होंने कहा कि आप सब लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए बनाए जाने वाले संविधान और उसके लिए संविधान सभा की आवश्यकता के लिए आप लोग जो है संविधान सभा के लिए अपनी वोटिंग्स देने जा रहे हैं, अपना वोट देने जा रहे हैं। तो आप संविधान और संविधान सभा के लिए वोट देने जा रहे हैं, आपको इसके लिए वोट देना है। और मजदूरों से, किसानों से, सबको, और भी बहुत सारी कहानियाँ आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से मुद्दे थे इनके। दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आई एम नॉट गोना डू दैट। तो 1935 में फाइनली एक्सेप्ट किया और 1937 में आप देखेंगे लगभग 11 में से 9 स्टेट में खड़ी सरकार बन गई कांग्रेस की, मेजॉरिटी में। 2 में भी आप देखेंगे, एक में कृषि प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनी, आई थिंक मेरे हिसाब से पंजाब में। बाकी जो बंगाल वाला देखेंगे, बंगाल वाले एरिया के अंदर लगभग आप उसमें भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ पे भी थोड़ी बहुत सीट लेने में कामयाब रही। और इस तरह से आप देखेंगे कि ऑल ओवर मतलब कि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट है वो किसकी हो गई, कांग्रेस की हो गई। 1937 से लेकर 1939 तक खूब दबा के काम किया इन लोगों ने। और जो पुलिस जो प्रोटेस्टर्स को डंडे मारती थी, वही पुलिस अब सेवा कर रही है। वो लोग हैरान हैं, वो डंडा लेके आ रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं। वो कह रहा है रुको यार, कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारे लिए ही है, कोई चोरी चकारी कुछ होती है तो हमें बता देना एक बार। सोच रहे मार के जो है वो जगह लाल कर देंगे, जहाँ पे बैठेगा हमको याद करेगा। तो जो पुलिस कल तक आपको दौड़ाती थी आज आपकी सेवा में है। इनने कहा कि भैया ये क्या हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो नेहरू जी, ये राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, ये बड़े नेता, इनने कहा कि यही तो मैं कह रहा हूँ, सारे के सारे घर से बाहर आओ और 4-5 लोगों को लेके आओ, अब बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे देश के अंदर। कांग्रेस एक साथ जो है सरकार की नींव से नींव, ईंट से ईंट बजा देगी। ये क्या कर रहे हैं ब्रिटेन वाले, हवाओं को दबाया जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हम ही है नींव का पत्थर और हम ही को निकाला जा रहा है। आओ सारे के सारे मिलकर और ब्रिटेन के खिलाफ जो है हल्ला बोल करते हैं। और खूब ये कॉन्फिडेंस गैदर किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली गई थी 1935 के कानून के बाद। इससे क्या हो गया कि बस लोगों में एक जुनून पैदा हुआ। 1940 के अंदर फाइनली जाकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड जो है वो ब्रिटेन ने एक्सेप्ट कर ली बाय अगस्त ऑफर। इन्होंने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि हम तैयार हैं आपको डोमिनेंस स्टेटस देने के लिए, प्लस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देने के लिए, जिससे कि आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें डोमिनेंस स्टेटस चाहिए ही नहीं। कह रहे अजीब हो यार, पहले तुम इसी के लिए लड़ रहे थे कि डोमिनेंस स्टेटस ला के दो, अब डोमिनेंस स्टेटस दे रहे थे तो मना कर रहे हो, कह चाहिए ही नहीं। कह रहे लेकिन हुआ क्या, कह रहे पागल समझ रहे हो, हमें नहीं पता तुम्हारी चाल क्या है। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया और 1939 से लेकर इनको जो है ये ब्रिटेन जो है जर्मनी के अंदर जो है हिटलर की आर्मी के आगे टिक नहीं पा रही। इनको ब्रेव सोल्जर्स चाहिए, इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी चाहिए। 1914 से लेकर 1918 के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर इंडिया की आर्मी ने जो है ऑटोमन एम्पायर से लेकर जर्मनी तक की नींव से नींव हिलाई थी, ईंट से ईंट बजाई थी। इस वजह से इनको लगा कि दोबारा अगर इंडियंस के लोग आ जाए। याद है 1914 से लेकर 18 में क्या हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के अंदर जो है ब्रिटेन की आर्मी ने इस तरह से ब्रिटेन की आर्मी में इंडिया के लोगों ने इस तरह से पार्टिसिपेट किया, हमारे सोल्जर्स ने जान दी ब्रिटेन के खिलाफ, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि कल को हमें आज़ादी दे। हम इस उम्मीद में हमने अपने दुश्मन की मदद की कि हो सकता है कि हम उसकी दिक्कतों में मदद कर रहे हैं, उसकी परेशानी में उसके काम आ रहे हैं, तो कल का वो हमारी परेशानी भी कम करेगा। लेकिन हमारे लिए उनने क्या किया कि इंडिया गेट बना दिया हमारे सोल्जर्स के नाम पे, कि हम ऐसे ब्रेव सोल्जर्स को जो है सम्मान देते हैं इंडिया गेट बनाकर। अरे हमने कहा सम्मान दो, लेकिन असली सम्मान क्या होगा कि हमें आज़ादी दो। जिस आज़ाद मुल्क का सपना देखा था उन लोगों ने, जो लोग आपके लिए लड़ने गए थे, उन लोगों को आज़ादी दो, आज़ादी नहीं दी। पहली बार धोखा किया, कह रहा ना दूसरी बार भी चीटिंग करेगा, इस बार हम नहीं माने। हमने कहा इस बार भी हमें पता है तुम्हारी चाल क्या है, तुम चाहते हो हमारे सोल्जर्स, हम नहीं मानने वाले, हमें चाहिए अब क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, अब देश तैयार हो चुका था। मैंने बताया ना आपको 1937 से लेकर 1939 में सरकार ने खूब अच्छा काम किया, देश तैयार हो गया, देश तैयार हो गया। हमने कहा हम ना मानने वाले, अब हमें वही चाहिए जो हमें लेकर रहेंगे, जो हमने बोला था पहले शुरुआत में। देख रहे हो कहाँ से शुरू हुए थे, इस्लाम से।
डोमिनेंस स्टेटस पे आए थे हम, अब डोमिनेंस स्टेटस वो दे रहा है, अब हम कहाँ पे हैं? इंडिपेंडेंस में। गांधी जी ने 1922 में क्या कहा? आई डोंट बिलीव इन नॉन वायलेंस, मतलब आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, सॉरी मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करता। अब ये क्या कह रहे हैं? इनने बोला कि आज़ादी दे रहे हो नहीं दे रहे, उन्होंने कहा नहीं दे रहे। इनने बोला कि भाई सुनो नहीं दे रहा है, करो या मरो। पहले खुद ही कह रहे थे कि मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करता, अब ये कह रहे करो या मरो। अब खुद ही वायलेंस को लेकर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से दे रहे हैं अंदाजा। 1942 में देखेंगे आप, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, और इस तरह से 1945 में जाके फाइनली दबाव बनाते बनाते और ब्रिटेन जो वहाँ से वर्ल्ड वॉर जीतता है, उसके बाद 1946 में रेडी हो जाता है और ये भेजता है, ये आपका इंडिया में भेजता है आपका कैबिनेट मिशन। लेकिन ऐसे ही तैयार नहीं होता, और भी बहुत सारे देशों ने दबाव बनाया होता है, यूएसए ने, यूएसएसआर ने, कि जितने भी देशों में ब्रिटेन जो है अपनी आर्मी लगा के बैठा हुआ है, जितने भी देशों को गुलाम बनाया हुआ है, उन सारे देशों को आज़ाद करे ब्रिटेन, और सभी देशों को जो है खुलकर जो है चैन से जीने का मौका दे, उनको तय करने दे कि उनका भविष्य क्या होगा, उनका वर्तमान कैसा रहेगा, और तमाम मुल्कों को आज़ाद करे ब्रिटेन। वरना फिर आगे ऐसी प्रॉब्लम और होती रहेंगी, ऐसे हिटलर और पैदा होंगे जो एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज मांगेंगे। एंड देन ब्रिटेन डिसाइडेड कि हाँ ठीक है हम तैयार हैं। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। इसके अंदर 3 लोग होते हैं, 3 लोगों की ये टीम होती है। एक लॉरेंस हो गया, एक अलेक्जेंडर हो गया, एक क्रिप्स हो गया। ये कहते हैं कि हम इंडिया के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जुलाई में इलेक्शन होगा। इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे 39 करोड़ के अराउंड होती थी। इस हिसाब से हर 10 लाख के अगर हिसाब से देखें तो मतलब हमने 389 सीट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिसाइड किया कि 389 सीटें होंगी। 389 को अगर आप देखेंगे 10 लाख से अगर रोटेट करेंगे तो लगभग 39 करोड़ की पॉपुलेशन ही बनती है, ठीक है, हर 10 लाख पे एक सीट। और 389 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 389 को, 296 और 93। 93 दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को। 93 जो दिया गया वो किसको दिया गया? प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया। जुलाई 1946 के अंदर क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम जो है इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन के अंदर सीट कितनी डिसाइड की गई? 389। उसका बाइफर्केशन कैसे हुआ? 296 और 93। 93 दी गई किसके लिए? प्रिंसली स्टेट्स के लिए दिया गया है, जो जितने भी राजे रजवाड़े थे उनके लिए। 565 से ज़्यादा रियासतें बताते, अब क्या था क्या नहीं था वो हम देखेंगे अभी। 296 का भी बाइफर्केशन हो गया 2 पार्ट में, 292 + 4। 292 सीट्स जो है वो स्टेट्स के लिए दिया गया, उन 11 स्टेट्स के लिए जहाँ पर ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था, और 4 जो है वो दिए गए कम्युनिस्ट्रेट स्टेट के लिए, जहाँ पे कमिश्नर सिस्टम लागू था, ठीक है ना, वहाँ के लिए। दैट इज़ ये 4। तो इस तरह से जो है आपका हुआ। पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर कौन थे? इसके अंदर मुस्लिम थे, सिख थे, और जनरल में सारे के सारे हिंदू जो है वो सारे आ गए। फाइनली इलेक्शन हुआ, इसका रिजल्ट आया तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को जो है वो आपकी 73 सीट्स मिली, और अदर्स जितनी भी पार्टी थी उन सारी पार्टियों को जो है 15 सीट्स अलॉट हुई। और ऐसे करके रिजल्ट आया। प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इलेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा हमें भरोसा ना, हम न जा रहे कहीं, हम अलग ही रहेंगे। इनने मना कर दिया। ये इलेक्शन का परिणाम हुआ। प्रिंसली स्टेट ने पहले मना कर दिया था, मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमारा हिंदुस्तान में वर्चस्व ना रहने वाला, ना अब हमारा वर्चस्व रहेगा, ना अब हमारा वजूद रहेगा। इस डर से मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकियों को भी डराया। पहले तो इलेक्शन में जा रहे थे तो बोल रहे थे कि आप जो है मुस्लिम लीग को वोट नहीं दे रहे हैं, आप इस्लाम को वोट दे रहे हैं, आप अपने पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं। ये सब बातें शुरू कर दी इन्होंने। इनको लग गया कि वजूद नहीं है। इनको पहले से हवा का पता चल गया कि हवा जो है कांग्रेस की साइड में है। जैसे इलेक्शन से पहले बहुत सारी पार्टियों को पता चल जाता है ना, कह रहा अपनी सरकार बननी है, इनकी बननी नहीं, ये सब पहले पता चल जाता है ना। ऐसे ही मुस्लिम लीग को भी लग गया कि ना अपना काम ना होना। इनने कहा कि आप जो है पाकिस्तान को नहीं, आप जो है मुस्लिम लीग को नहीं, पाकिस्तान को चुन रहे हैं। आप मोहम्मद अली जिन्ना को वोट नहीं दे रहे हैं, आप इस्लाम को वोट दे रहे हैं। इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगे, 73 मिले। इनको लगा कि अब हमारा ना वजूद ना वर्चस्व। इनको लगा कि 150-200 सीटें मिल जाएंगी इंडिया के अंदर, 60-70 सीटें इधर उधर से ले लेंगे और किसी तरह से मेजॉरिटी पार्टी बनेंगे, मुस्लिम शासक होगा, जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा। ये गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे। इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। इन्होंने कहा कि ना, आप तो बिल्कुल नहीं रहेंगे हम इनके साथ।
अब हमें चाहिए सेपरेट पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, मांग के लेंगे पाकिस्तान, हाथ जोड़ के लेंगे पाकिस्तान, लेकिन चाहिए पाकिस्तान। एंड देन दे डिसाइडेड। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि हमारी पहली मीटिंग, ये रिजल्ट आया था शायद सितंबर के अराउंड आया था, आप एक बार गूगल चेक कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत काम आप भी करो, सारे काम मुझसे करवाओगे। तो सितंबर के अंदर लगभग रिजल्ट आया इनका। उसके बाद डिसाइड हुआ कि नवंबर में मिलेंगे, नवंबर में नहीं, दिसंबर में। तो पहली मीटिंग जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। सब लोग आते हैं और एक दूसरे को क्या देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। 9 दिसंबर 1946 को ये लोग पहले मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग। ये सारे के सारे आते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। अरे तुम भी आ गए, अरे नेहरू तुम भी आ गए यार, अम्बेडकर तुम्हें सुधर बहुत रोके फिर भी आ गए तुम। ऐसे सबके सब एक एक करके जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग वाले आ रहे हैं साइड में जा रहे हैं, आ रहे हैं साइड में जा रहे हैं, आ रहे हैं साइड में जा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो आगे से हेलो कर रहे हैं, वो बगल से निकल जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या खेल पीटी कर रहा है हमारे साथ। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं गेम खेल रहा था हमारे साथ। इस चक्कर में क्या हो गया कि फाइनली फर्स्ट मीटिंग हुई। मुस्लिम लीग वाले साइड में आते गए, इकट्ठा होते गए। बाद में वो लोग सारे के सारे बॉयकॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नारा लगाते हुए वो बाहर जाने लगे। समझ में आ गया कि इनकी इंटेंशन क्या है। और फिर ये वही नारेबाजी कि छीन के लेंगे पाकिस्तान, मांग के लेंगे पाकिस्तान, अरे देगा कैसे नहीं पाकिस्तान। तो इस तरह की नारेबाजी इन्होंने शुरू कर दी। एंड देन इनने कहा कि अरे कोशिश भी की थोड़ा बहुत रोकने की, लेकिन नहीं रुके ये लोग। तो फिर कहा कि छोड़ो हटाओ। फिर बाद में डिसाइड हुआ कि यार आज की इस मीटिंग को कोई संबोधित तो करे। तो सबसे सीनियर लीडर थे, उनको कहा कि यार एक काम करो, कोई प्रेसिडेंट बना लो टेम्पररी। तो एक सीनियर लीडर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से कहा कि आप ही संबोधित कर दीजिए हम सब लोगों को। एंड ही बिकेम द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑन दिस डे। और इन्होंने सबको कहा कि आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सारे के सारे लोग संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में यहाँ मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि बेहतर कल के लिए आप लोग एक बेहतर संविधान का निर्माण करेंगे। और ये सब बातें जो होती हैं अक्सर संबोधन में, वो सब बातें इन्होंने कही। और फिर डिसाइड किया गया कि 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट को पहले चुना गया, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। साथ में जो है हमने डिसाइड किया कि हमारे बीच बीच में कभी कभी हो सकता है ना, इनको कभी इमरजेंसी लग जाए, मतलब हो जाए कोई, कभी बीच में कभी पैर थक जाए। यार बुजुर्ग इंसान होता है तो बहुत सारी तरह की दिक्कतें आती है, समझ रहे ना आप बात को। तो कभी पैर थक जाए, कभी चाय पीने का मन करे, कभी कुछ करने का मन करे, तो बीच बीच में कोई टेम्पररी भी तो होना चाहिए, कोई वाइस प्रेसिडेंट भी तो होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर रखा गया एससी मुखर्जी को, कि मुखर्जी साहब जो है ये बीच बीच में बैठ जाया करेंगे और कार्यवाही रुकेगी नहीं और काम चलता रहेगा। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भाई कोई एक अच्छा पर्सनैलिटी चाहिए जो एडवाइस करता रहे बीच में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे बंगाल नरसिंह टाइगर राव, BN राव, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। बड़ी पर्सनैलिटी है ये। इनके बारे में हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, ये नहीं जानते रहे। ये ना होते तो कई कई जगह पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनते बनते रुक रहा था। ये बीच में आ जा रहे थे, ये सीधा प्रकट हो जा रहे थे बीच बीच में, कह रहे हम जब यहाँ मौजूद है काहे टेंशन ले रहे हो, हम है ना यहाँ पे, हमको बताओ क्या हुआ। तो जब जब कोई दिक्कत हो रही थी तो बंगाल नरसिंह राव जो है बीच में आके खड़े हो जा रहे थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे ना डिटेल में, मैं सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी इनके बारे में। काफ़ी हर एक पर्सनैलिटी के बारे में आपसे बताया जाएगा। देखो क्या होता है ना, जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा ना, तो सिर्फ फैक्ट्स बताने से फैक्ट्स याद नहीं होते हैं, उसके आसपास की सारी कहानियाँ बतानी पड़ती है, तब जाके कहीं ना कहीं फैक्ट्स दिमाग में घुसता है। समझ लो, तो मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, मैं बातें ही वही कर रहा हूँ जो आपको आपके दिमाग में चीज़ें बिठा दे। और 11 दिसंबर के बाद अगली मीटिंग डिसाइड हुई 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को अगली मीटिंग डिसाइड। इसमें कहा कि इसमें नेहरू जी खड़े होते हैं और नेहरू जी खड़े होकर जो है एक रिजोल्यूशन लेके आते हैं, जिसे कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसमें खड़े होते हैं, ये बोलते हैं कि संविधान सभा में आके बैठ गए हो, पता भी है किस लिए बैठे आप, या अभी बैठ गए, तो सबको बताते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है, जानते भी हो या ऐसे ही। तो ये खड़े होकर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमारा जो है देश वो कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए बताओ। तो मतलब ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखते हैं सामने प्रस्ताव के तौर पे। उसमें फिर बताते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लिखा हुआ ना लाइन, ये सारी की सारी इसी मीटिंग में कही गई थी, जो आज की डेट में हमारा प्रिम्बल है। इनकी कही हुई आधी बात। और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर अपना भाषण देंगे, तो आधा उनका भाषण और आधा इनका भाषण, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया हमारा प्रिम्बल, पहला पन्ना,
जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। इसी डेट में इनका जो भाषण था वही भाषण, जिसमें ये बताते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सेक्युलर नहीं सॉवरन, हमारा देश क्या है, सॉवरन संप्रभु है, जिसमें किसी का कोई अधिकार नहीं, हम अपना अधिकार खुद लेके चलते हैं। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जहाँ पे सोशल आपका जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी इक्वालिटी का हम ध्यान रखेंगे, जहाँ पे फर्टिनिटी की बातें होंगी, इस तरह का देश लेके चले हम। कहते हैं कि संविधान जो है वो हमारे देश के तमाम उन आंदोलनकर्ताओं और जो राष्ट्रवादी नेता है उनके विचारधाराओं का एक संग्रह है, उन सारे लोगों की कही हुई बातों का एक संग्रह है हमारा संविधान। तो ये सारी बातें क्या क्या थी, कैसे कैसे थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरी जर्नी में बताऊंगा, डोंट वरी। और इसके बाद कहा गया कि देखो यार मुस्लिम लीग हमारे साथ होता तो अच्छा होता, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार आखिरी कोशिश कर लेते हैं। 22 जनवरी जो है आपका 22 जनवरी 1947 का दिन डिसाइड किया गया इसको अप्रूव करने का, एक्सेप्ट करने का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगली मीटिंग कब थी? 22 जनवरी 1947 को, लेकिन कुछ नहीं हो पाया और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। 20 फरवरी 1947 का एक डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हो गया कि इस दिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो रिपब्लिक पार्टी को हटाकर, ये खुद लेबर पार्टी से थे और लेबर पार्टी की हमेशा से इंडिया के अंदर इंडिया के प्रति सिंपैथी रही है। ये क्रिप्स जो बता रहा था ना, ये भी लेबर पार्टी के ही नेता थे, जो क्रिप्स मिशन आया था, जिसे कहते हैं कि आपका अगस्त ऑफर एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो आपका जो है 20 फरवरी थी, ध्यान रखेंगे। ये डेट थोड़ा सा मैंने लैटिन तरीके से लिख दिया, मुझे लग रहा है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में भी कभी कभी लिख देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा समझना आप लोग हैं। तो 20 फरवरी 1947 को जो है आपका ये क्लेमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये लेबर पार्टी से होते हैं, रिपब्लिक पार्टी को हरा कर आए होते हैं। ये इंडिया के प्रति जो है काफ़ी सिंपैथी रखते हैं और ये कहते हैं कि अब जो है हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हमारी कॉलोनी है उसको हम वाकई, अभी तक आज़ादी डिक्लेयर नहीं हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात हो गई थी, लेकिन आज़ादी की बात नहीं हुई थी। आज़ादी की बात ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने क्लेमेंट एटली ने इस दिन में किया। इन्होंने कहा कि हम भारत को आज़ाद करने को तैयार हैं और भारत को 15 अगस्त 1947 को हम क्या दे देंगे, आज़ादी दे देंगे। ये बात इन्होंने बता दी। और 30 जून 1948 को जो है हमारी पूरी टीम वहाँ से आ जाएगी, वाइसराय, गवर्नर, ये सारे के सारे लोग आ जाएंगे हमारे। अब पहले तो हम टेंशन में इस बात को लेकर थे कि हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। अब जब आज़ादी मिल रही तो हम उससे ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि अब हमारे पास अभी हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हिंदू मुस्लिम के राइट शुरू हो गए हैं सरहदों पे, प्रिंसली स्टेट समझ नहीं पा रहा है कि वो हमारे साथ आएगा या कहाँ जाएगा, किधर नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के साथ साथ हमें जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में, अलग तरह की भाषाएं, तहजीब, जुबान, आवाज़, अंदाज, संस्कृति, त्यौहार, इस अलग अलग तरह के लोगों को हमें सेटिस्फाई करना है। तो हम टेंशन में थे कि हमारा क्या होगा, और उसके बीच में इन्होंने आज़ादी दे दी। हमने कहा फटाफट पहले तो आज़ादी ले लेते, नहीं तो आज़ादी देगा नहीं, ब्रिटेन ज़्यादा है, छोटा है। तो 22 जुलाई 1947 को हमने डिसाइड किया कि हम अपना पहले नेशनल फ्लैग, भाई फ्लैग तो चाहिए ना पहले आज़ादी बनाने के लिए, तो हमने पिंगली वेंकैया, एक डिज़ाइनर थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पिंगली वेंकैया एक डिज़ाइनर हुआ करती थी। शी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लेडी या जेंट्स, अरे यार ये नाम से कंफ्यूज हो गया यार, फिर मैं यार साउथ इंडिया वालों यार, तो नाम चेंज करो तुम यार, ठीक है। तो पिंगली वेंकैया जो है, पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया एक फ्लैग को, इसको हमने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लिया। और नेशनल फ्लैग के तौर पे एक्सेप्ट करने के बाद 15 अगस्त 1947 को जो है हमने देश की आज़ादी मनाई। वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। आपको पता होगा पाकिस्तान इससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को मनाता है। अच्छा, पाकिस्तान कैसे बना ये तो मैंने बताया नहीं। 3 जून फाइनली 3 जून 1947, इसी के बाद ही, ये 20 फरवरी के बाद 3 जून 1947 को जो है फाइनली माउंट बेटन, जो लास्ट लॉर्ड माउंट बेटन, जो लास्ट आपके जो वाइसराय हुआ करते थे, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है यार, हम सेपरेट पाकिस्तान देने के तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने कहा पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग, और प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया कि आप चाहे हिंदुस्तान जाना चाहे या पाकिस्तान चाहे जाना चाहिए, आप पे डिसाइड करते, ये आपकी मर्जी, आप इंडिपेंडेंट भी रहना चाहे तो वो भी रह सकते हैं। मतलब एक से एक फसाद की जड़ इन्होंने बना दी। और फाइनली जो है 15 अगस्त को हमने आज़ादी मनाई, और उसके बाद उसके 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमीशन का गठन कर दिया, जिसके चेयरपर्सन कौन रहे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के लीडरशिप में, डॉक्टर अम्बेडकर के लीडरशिप में।
और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू हुआ। तो फाइनली 29 अगस्त 1947 को जो है, मतलब कि देखेंगे आप 15 अगस्त से और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 14 दिन, मतलब कि 2 हफ्ते। क्योंकि हमें पता क्या था ना कि भाई अब आज़ादी मिल चुकी है, अब हमें देश भी संभालना है, प्लस हिंदू मुस्लिम के राइट्स चल रहे हैं उसको भी संभालना है, और प्लस हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने अंदर कन्विंस करके लेके आना है, वरना पाकिस्तान ले जाएगा। और जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को, जो खासकर सर पे बैठा हुआ हमारा मुकुट की तरह हमारा जो मुकुट है जम्मू कश्मीर, उसे बचाना है। बगल में हमारा गुजरात का जूनागढ़ है, हमें उसे बचाना है। नीचे हैदराबाद, केरल, तिरुवनंतपुरम, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि हमें अलग रहना है। 565 से ज़्यादा रियासतें हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का काम एक तरफ पैरेलल तरीके से चलाना था और बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी थी। 2 चीज़ें हमने क्या किया, हमने 15 अगस्त 1947 के बाद जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और सीधा हमें इमीडिएटली जो है 29 अगस्त 1947 को हमने क्या कर दिया, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वी डिसाइडेड दिस। उसके बाद जो है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हो गया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी 1950 को जाकर ये लागू हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं कि इस पूरे पीरियड के अंदर हमारा जो है, इस पूरे पीरियड के अंदर हमारे टोटल 11 सेशंस लगे। 11 सेशंस में हमने जो है इसे कंप्लीट किया। 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ और लागू हुआ इस दिन, मतलब कि ये कंप्लीट हुआ। इतना दिख रहा है। और इन्फोर्स्ड हुआ किस दिन, इन्फोर्स हुआ, दैट इज आई विल से 26 जनवरी 1950। इस कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने में हमें 11 सेशंस लगे। टोटल 13 कमिटीज जो थी इसके अंदर बैठी थी, लगातार एडवाइस देती गई और हम काम करते गए। हमने लगभग जो है 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने रीड किया, एनालाइज किया कि जितने भी बेस्ट से बेस्ट प्रोविजंस हम निकाल सकते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए निकालें। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारा 64 लाख रुपए का खर्चा लगा, 64 lakhs का हमारा एक्सपेंस आया। प्लस इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खातूबी का काम जो है, खातूब का काम जिसने किया, दैट वाज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैं नाम पूरा लिख देता हूँ, आप लोग बाकी गूगल कर लिया करो इस सोचिए, ठीक है ना, मैं बता दिया करूँगा, बट आप लोग पूरी तरह से नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हो सकता है ना कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाए, समझ रहे बात को। और प्लस इसकी जो पेंटिंग की जिम्मेदारी जिसने ली थी, इसके ऊपर देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी है, रामायण की, महाभारत की, इन सब चीज़ों की भी है। ठीक है, इसका काम किया था शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस। तो 11 सेशंस, 13 कमिटी, 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन एनालाइज किया और 64 लाख रुपए जो है हमारे इसके अंदर खर्चा आया। खातूबी का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, पेंटिंग का काम नंदलाल बोस ने किया इसके अंदर। और 26 नवंबर 1949 को फाइनली ये कंप्लीट हुआ। इसके अंदर 2 ड्राफ्ट आए, एक आए फरवरी 1948 के अंदर और दूसरा आपका आया 19 अक्टूबर 1948 के अंदर। 2 ड्राफ्ट लाए गए। ठीक है, इसके बीच में देखेंगे आप लगभग 8 महीने का गैप है। कोई कमेंट देना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे, ठीक है ना, कोई रिकमेंडेशन देना चाहे तो वो दे सकता है। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन सुन तो रहे होंगे, सुन लो, ठीक है। सो दैट इज ऑल, ये सारी चीजें इसके अंदर हुई। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 26 नवंबर 1949 में जब ये कंप्लीट हुआ तो इसे उस दिन लागू क्यों नहीं किया गया। इसका रीजन थोड़ा सा पीछे है। 1929 के अंदर क्या हुआ कि 1929 में कराची का एक अधिवेशन होता है 28 दिसंबर के अराउंड, और वो अधिवेशन जो होता है उसके अंदर नेहरू जी ये फैसला लेते हैं, उसके प्रेसिडेंट शायद नेहरू जी होते हैं, आपकी बात चेक करना। प्रेसिडेंट फैसला लेते हैं, मतलब कि नेहरू जी फैसला लेते हैं कि अब से क्या करेंगे, अब से हर साल जो है अंग्रेजी हुकूमत को हम खुला चैलेंज करेंगे और हम देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि जब नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया, जब हमने उनके मुंह पे मार कर दिया नेहरू रिपोर्ट की, लो पकड़ो तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, हमने बना के दे दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस थी, पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ही थी। मोतीलाल नेहरू तो प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, तो इनके ऊपर और गुस्सा आया, इनको और गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि मैंने दिन रात मेहनत की थी और फिर भी नहीं माना, तो अब तो ना हम ना मानने वाले। इन्होंने खुलकर कह दिया कि भाई हम जो है अब क्या करेंगे, हम जो है खुलकर अब
अपनी आज़ादी का ऐलान करेंगे। और 26 जनवरी हर साल का डेट चुना गया कि हम हर साल इस दिन को झंडा फहराकर अपनी आज़ादी का ऐलान करेंगे। और हम अंग्रेजी और बरतानिया हुकूमत को ये बताते रहेंगे कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम भी शांत नहीं बैठने वाले। ऐसे करते करते लगातार हम इंडिपेंडेंस मनाते रहे, मगर आज़ादी आपको पता है हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। तो नेहरू जी ने कहा कि यार 26 जनवरी को मैं हमेशा कमिटमेंट देता था कि हम आज़ादी की लड़ाई जीतेंगे और हम एक दिन झंडा अपने आज़ाद मुल्क में फहराएंगे। कह रहे वो मेरा सपना तो नहीं पूरा हो पाया, कम से कम रिपब्लिक डे तो उसी दिन कर दो। तो इसी वजह से रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को शिफ्ट कर दिया गया 26 नवंबर की जगह पे। इसको हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे हमारा क्या पड़ता है 26 नवंबर 1949, हर साल मनाते हैं हम अभी भी। संविधान दिवस जो है हमारा कौन सा दिन होता है 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को आपको पता ही है हमारा रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये कब मनाने जाना था हालांकि ये इस दिन, लेकिन हमने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन 26 जनवरी से पहले क्या क्या हुआ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। 26 जनवरी से पहले क्या क्या हुआ, 26 जनवरी से पहले थोड़ा सा रह रहा है बस कि 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी 1950, उसके बाद 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 28 जनवरी 1950, ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 24 जनवरी को 3 चीजें हुई। पहली बात तो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और केटी शाह और एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव में खड़े हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बड़े मोहम्मद के साथ जो है फाइनली प्रेसिडेंट बनकर क्या कहते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने इसी दिन 24 जनवरी, 2 दिन पहले। क्योंकि भाई 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस होता है वो किसके निगरानी में बनता है, किसके सामने परेड होती है, राष्ट्रपति के सामने। तो राष्ट्रपति जब नहीं होंगे तो फिर काहेगा गणतंत्र दिवस। तो इसने कहा पहले प्रेसिडेंट चुनो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए। केटी शाह को इन्होंने हराया। उसके बाद जो है 24 जनवरी को हमने क्या किया, अपना नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है ये भी सिलेक्ट किया। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आपको पता होना चाहिए। और नेशनल एंथम को लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका जो है नेशनल एंथम लिखा। इन्होंने सबसे पहले, बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग को सबसे पहले सुनाया था 1896 में कोलकाता के सेशन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको पहली बार छापा था आनंद मठ के अंदर, एक पत्रिका है उसके अंदर छापा था इसे, आनंद मठ में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सुनाया था 1911 में, जब दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली जो है कैपिटल को शिफ्ट किया जा रहा था। और साथ में जो है आपका इसको छापा था पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर। इनके दादाजी दादा भाई आई थिंक मेरे हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका थी, उसमें छापा था। और उसके बाद जो है आपका आप देखेंगे कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान का ही नेशनल एंथम जनगण या राष्ट्रगान नहीं लिखा है, बल्कि बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला पहले बंगाल के लिए लिखा था, लेकिन बाद में बंगाल एक अलग देश बन गया और फिर वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये भी इन्होंने लिखा था, ध्यान रखेंगे। 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट भी किया हम लोगों ने। ठीक है ना, और 26 जनवरी तो आपको मैंने बता ही दिया। 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये भी हमने स्टैब्लिश किया। ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे पहुंचे। उसके बाद ये सारी चीजें तो थी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक फ्री कैबिनेट भी है, फ्री कैबिनेट भी हमें बनाना है। पहले देश के पहले कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन बने थे ये भी आपको बताना है मुझे। टाइम है हमारे पास, है कितना है टाइम? 20 मिनट है। 20 मिनट बहुत टाइम है इसमें तो। अब अगर हम देखें कि फ्री कैबिनेट भी देख ही लेते, जब बना ही रहे, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कमिटी कौन कौन सी थी। इंपॉर्टेंट कमिटीज है, 8 कमिटीज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल कमिटी ऐसे हमारे पास 13 थी, लेकिन उस 13 कमिटियों का बाइफरकेशन है। ठीक है ना, जिसमें 8 हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट कमिटीज है और बाकी जो 5 है वो हमारे पास सब कमिटीज है। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, 8 कमिटी में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी पहली है ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरपर्सन आपको पता है अंबेडकर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, क्योंकि भाई सारा का सारा ड्राफ्ट तैयार करने का, कानून बनते 3 पार्ट में है, आप देखेंगे।
ड्राफ्ट, बिल और एक्ट, 3 पार्ट में। तो ड्राफ्ट को तैयार करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ड्राफ्ट को तैयार करने वाला काम किसने किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। मैंने तो कह दिया ना कि देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसको लीगली लिखेंगे कैसे? वो लिखने का तरीका ड्राफ्टिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग का काम जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैंने आपको बताया था कि 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर है और 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है उनमें सबसे पहले तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे आपके गोपाल स्वामी अय्यनगर, गोपाल स्वामी अय्यनगर, आप एक बार नाम चेक कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरे होते हैं आपके कृष्ण स्वामी, अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये जो है तीसरे मेंबर होते हैं। चौथे होते हैं डॉक्टर के एम मुंशी, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ध्यान रखेंगे। ये आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट इन्होंने दिया था। उसके बाद देखेंगे सैयद, आपके सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, ये 5वें मेंबर होते हैं। और उसके बाद बी एल मित्तल 6ठे और डी पी खेतान 7वें। लेकिन बी एल मित्तल की तबीयत काफी खराब रहती है तो इनकी जगह पे जो है एन माधवराव आते हैं, बाद में 1948 के अराउंड समथिंग आते हैं। और 1948 में डी पी खेतान जी का जन्म मतलब जो है इनकी डेथ हो जाती है। इस चक्कर में जो है इनकी जगह पे आते हैं बाद में टी टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी जो है ही कम्स। तो ऐसे ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार होती है जो पहली सबसे मेन कमेटी है। उसके बाद एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक होती है यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है, और एक होती है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन तीनों की जिम्मेदारी जो होती है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, तीनों की तीनों कमेटी तो कितनी होगी? 4 कमेटी हो गई। उसके बाद 5वीं कमेटी दैट इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब बेसिकली होता क्या था, देखो आपने ही सुना होगा कि पूरे देश को जोड़ने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहते हैं, इसीलिए उनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, उनके नाम पे एकता दिवस मनाई जाती है हर साल। आई थिंक 31 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है, तो उनके नाम पे एकता दिवस मनाई जाती है। उनके लिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई 182 मीटर की। आपको पता है 182 मीटर की क्यों बनाई गई? बिकॉज 182 विधायक हैं आपके गुजरात के अंदर, उन सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तब जाके शायद मेरे साथ भरोच में जो है उनका, भरोच होगा या भावनगर होगा, भरोच ही है मेरे हिसाब से, भरोच के अंदर जो है साबरमती के बगल में उनके लिए 182 मीटर की प्रतिमा बनाई गई। क्यों? पूरे देश को जोड़ा, सारे रियासतें कह रही थी कि हमें अलग रहना है, सबको लेके आ गए। कैसे कैसे लेके आए मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा, अभी सस्पेंस रहने दो। तो ये प्रोविंस से बात करते थे। जब कोई नॉन डेमोक्रेटिक फिगर होता है किसी भी देश का तो वो प्रोविंस में होता है, और जब डेमोक्रेटिक होता है तो स्टेट में होता है। इसलिए आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह स्टेट का जिक्र है, प्रोविंस नहीं लिखा हमने कहीं भी। आज की डेट में सिर्फ प्रोविंस कोर्ट में दिखाई देता है। कोर्ट में देखेंगे आप एक प्रोविंशियल प्रोविंशियल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट के नाम से कोर्ट होता है। आप कभी सुप्रीम कोर्ट में कभी अगर आपका जाना हो गया, कभी सुप्रीम कोर्ट अगर आपको बुला ले प्यार से तो एक बार जरा जाए तो वह देखना कि वहां पे प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट कोर्ट होता है वहां पे, तो ये सब नहीं सुनाई देता। तो इससे बात करते थे सरदार पटेल, और उसके बाद क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका वो बात रखते थे सरदार आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ में यूनियन, देखो जहां जहां यूनियन दिख जाए वहां पे समझ लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री है। और भाई यूनियन कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा प्रधानमंत्री से कंसल्ट नहीं करोगे, और वो चाहते भी थे कि यूनियन जो है वो मेरे हाथ में रहे, जिससे कि एटलीस्ट मेरे को आइडिया रहे कि हाँ यार देश किस हिसाब से क्या कहते हैं, क्योंकि उनके भी अपने कुछ सपने थे, कुछ अपने
उनके कुछ विजन्स थे, उसके अकॉर्डिंगली वो चाहते थे कि यूनियन उनके पास रहे, प्रोविंस की जिम्मेदारी उधर रहेगी। फिर इसके बाद एक कमेटी बनती है, दैट इज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ लॉ कमेटी, ये दोनों के दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप सोच सकते हैं दोनों कमेटी क्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर होती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रूल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, क्या स्टीयरिंग कमेटी का काम है, स्टीयरिंग कमेटी मतलब स्क्रूटनी करती है नॉल। तो भाई किसके हाथ में रहेगी, जो प्रेसिडेंट रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसी के पास रहेगी ना सब चीज़ों की जिम्मेदारी। तो प्रेसिडेंट कौन है, खुद ही है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है, तो इनके हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। और कौन सी रहेगी भाई, 1 2 3 4 5 6 7, एक कमेटी और रह रही है कोई, हाँ एक अलग से और कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी कह सकते हैं आप, वो फंडामेंटल राइट्स पे, ट्राइबल अफेयर्स पे, माइनॉरिटीज पे, इन सब पे एडवाइज करता है, एडवाइजरी कमेटी, ये भी सरदार पटेल के हाथ में है। तो ये 8 कमेटी हुआ करती थी। बाकी 5 जो सब कमेटी है, उसमें पहली कमेटी जो है वो माइनॉरिटीज कमेटी है, जो कि आपकी एससी मुखर्जी के पास है। दूसरी कमेटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी है, जेबी कृपलानी लेके बैठे हुए हैं। तीसरी कमेटी जो इसके पास वो है आपकी आई विल से ट्राइबल क्या कहते हैं एरिया, जो है ट्राइबल एरिया प्लस आसाम के कुछ जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज है, उनकी जिम्मेदारी गोपीनाथ बरदलोई ने ले रखी थी। चौथी जो हमारी कमेटी बनी, वो कमेटी बनी हमारी आई विल से बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके बचे हुए इलाके थे, नॉर्थ ईस्ट के जो बचे हुए इलाके थे, उसके लिए AB ठाकर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। और 5वीं सब कमेटी जो थी वो मिसलेनियस कमेटी थी। मिसलेनियस कमेटी मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत है, दैट इज मिसलेनियस कमेटी, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास 13 कमेटी जो थी, जिसके माध्यम से हमने क्या बनाया था, जिनके एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशन, इसके माध्यम से हमने क्या बनाया, हमने अपने देश का संविधान बनाया। ये सारी की सारी कमिटीज थी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास लिस्ट है एक फ्री कैबिनेट की, उस फ्री कैबिनेट की लिस्ट को भी देख लो, जैसे कि आपका जो है अब आगे से सीधा हम क्या बनाने लग जाएंगे, सीधा हम आर्टिकल में घुस जाएंगे, हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके एंट्री मारेंगे और वहां से हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देखेंगे। एक फ्री कैबिनेट देख लो, ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है, बट हाँ फिर भी इन द सेंस, क्योंकि वीडियो की एक लिमिट होती है, ठीक है, वरना फिर आप लोग बोलेंगे कितनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हो। अब भाई देखो, नॉलेज लेनी है या नॉलेज के लिए आगे बढ़ना है तो ठहराव तो जरूरी है ना। हाँ, ठहरना और ठहराव में अगर फर्क पता है तो समझ लो कि कामयाब हो जाएंगे हम सब, वरना तो फिर जानते हैं आप। फ्री कैबिनेट, अभी फ्री कैबिनेट क्या है, फ्री कैबिनेट मतलब कि फ्री इंडिया का पहला कैबिनेट, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर भी बनते हैं हमारे देश के पहले। साथ में जो है साइंटिफिक रिसर्च, ये भी इनके हाथ में होता है। दूसरा सरदार पटेल हो गए, सरदार पटेल को होम मिनिस्ट्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्लस होम मिनिस्टर और प्लस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये अपने हाथ में लेते हैं। कहते हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मुझे चाहिए, अखबार में क्या छपेगा, आकाशवाणी में क्या चलेगी, मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक सरदार पटेल के इस पोर्टफोलियो में थोड़ी गलती भी कर देते पंडित नेहरू, उसकी वजह से हमें कश्मीर में खामियाजा भुगतना पड़ता है, मैं बताऊंगा आपको आगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर लिया, ये भी अच्छा पोर्टफोलियो था। लॉ, आपको पता ही है डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनसे बढ़िया कानून का जानकार कौन होगा, इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कभी मौका मिले तो। लॉ के बाद एजुकेशन, एजुकेशन की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। उसके बाद अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस जो थी वो RK सेमुगम चेट्टी के पास इसकी पोर्टफोलियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। उसका हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का पोर्टफोलियो जो है वो राजकुमारी अमृत कौर के पास था, राजकुमारी अमृत कौर, शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। उसके बाद अगर हम देखें कितने हो गए, हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें आगे चल के इंडस्ट्री एंड सप्लाईज की बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनसे पंडित नेहरू की नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको इनवाइट किया क्योंकि देश का निर्माण करना था, समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद जो है आपका एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, डिफेंस की जिम्मेदारी, लेबर की जिम्मेदारी, मुझे पोर्टफोलियो याद करने दो। सरदार बलदेव सिंह, लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, इनके हाथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 3 लोग और रह रहे हैं। रफ़ी अहमद किदवई,
इन्होंने जो है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री रखी। उसके बाद आपका जो है C.H. भाभा, इन्होंने जो है आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री अपने पास में रखी। उसके बाद V.N. गडगिल, इन्होंने जो है कौन सा रखा था, इन्होंने वर्क्स, माइंस और पावर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक मिसिंग है, कोई कौन है भाई, सामने आ जाओ। एक कोई मिसिंग है, कोई नहीं, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। कोई बच गया इसमें, 13 14 सारे मैंने आपको बता दिए। कौन मिसिंग हो गया भाई? फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, डिफेंस हो गया, लेबर हो गया, सारे पोर्टफोलियो तो ही गए। कौन पोर्टफोलियो रह गया? चलो कोई नहीं, एक आधा पोर्टफोलियो कोई रह गया होगा तो निपटा देंगे, क्या दिक्कत, थोड़ा सा आप भी देख लेना। थैंक यू सो मच। बाकी अगली बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और आई होप कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका थोड़ा बहुत आपके समझ में बना होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और डिटेल करूंगा। पूरी सीरीज चलने वाली है, आप पूरी सीरीज में बने रहे, एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे हम। बस एक लिमिटेशन होती है हमारे पास वीडियो के टाइम लिमिट की, वो भी हम खत्म करने वाले जल्दी। आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा और बेस्ट पैकेज मिलेगा, इसकी पूरी कोशिश होगी हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच टू ऑल कॉन्फैक्ट्स, थैंक यू सो मच।